नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी। मैं हूं अधीर, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही जो व्यूअर नए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित हायर एजुकेशन तथा यूजीसी नेट जीआरएफ से संबंधित विभिन्न स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं और आपके सभी समस्या का समाधान। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित साइकोमेट्रिक मनोविधि सूचियों में से किस एक सूची को मानकीकृत नमूने पर मात्र एक परीक्षण के द्वारा यानी कि यहाँ पर मानकीकरण की बात की जा रही है। किसी भी परीक्षण के मानकीकरण के लिए वह एक बार प्रशासित करने पर, यानी कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन अगर किया जाए किसी परीक्षण का और उसी के आधार पर अगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना हो, तो निम्नलिखित में से कौन से टेस्ट जो है किए जा सकते हैं। ठीक, तो स्पिरिट ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट आप जानते हैं। ठीक, कूडर रिसर्चर रिलायबिलिटी, अल्फा कोफिशिएंट और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। क्योंकि जब भी हम विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो विश्वसनीयता ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, जिसमें से सबसे फेमस विधि आप कह सकते हैं कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। कूडर रिसर्चर और अल्फा कोफिशिएंट, टेस्ट रीटेस्ट सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि एक बार केवल प्रशासित किया जाए समूह पर परीक्षण और उसी प्रशासन के साथ ही उसका मानकीकरण किया जा सके। तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक बार परीक्षण को प्रशासित किए तो आप स्प्लिट हाफ द्वारा परीक्षण के दो भागों में बांटकर उन दोनों के बीच आपसी सहसंबंध ज्ञात करके आप उसका मानकीकरण कर सकते हैं। कूडर रिसर्चर द्वारा भी आप आसानी से कर सकते हैं और अल्फा कोफिशिएंट द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट रीटेस्ट की बात करते हैं तो आपको हर हाल में परीक्षण को दो बार प्रशासित करना होता है। एक बार आप प्रशासित कर लेते हैं, उसके 15 दिन अंतराल के बाद पुनः आप प्रशासित करते हैं, तब आपको प्राप्तांकों के दो सेट मिलते हैं और इनके बीच आप सहसंबंध देखते हैं। ठीक, तो ये टी वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो ये तीन ऐसे परीक्षण हैं जो कि एक बार ही प्रशासित करने पर हम उसको परीक्षण को मानकीकरण कर सकते हैं। तो इस आधार पर दिए गए कोड के आधार पर उत्तर लक्षित कीजिए। कोड दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा किस में है, तो डी में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ तंत्रिकाएं हैं और उनकी संक्षिप्त व्याख्या दी हुई है। तो सोमा, सफेद पदार्थ, न्यूक्लियई और ग्रे मैटर। आप ये देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन से बना हुआ क्वेश्चन है। वहां पर आप जानते होंगे कि जो न्यूरॉन का सेल बॉडी होता है, आप अगर न्यूरॉन के चित्र पर ध्यान दें, अगर आपको याद हो तो इस तरह का एक चित्र आपको मिलता है न्यूरॉन का, जिसमें से ये केंद्रक होता है, इसमें कुछ द्रव भरे होते हैं और ये क्या होती है, ये शाखिका होती है। इसी तरह से आप, तो ये न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे शरीर में सभी तरह के जो संचरण होते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये जो लंबा रेशा निकला भाग होता है उसमें कुछ दबी हुई ऐसे संरचनाएं दोनों तरफ होती हैं, जिसे माइलर शीथ कहा जाता है, और फिर लास्ट में एंड ब्रश होता है। ठीक है, ऐसी ही संरचना होती है। तो सोमा की बात कर रहा है तो इसे सोमा कहा जाता है। इसकी जो सेल बॉडी है इसे सोमा कहा जाता है। आप देख रहे हैं सेल बॉडी जिसमें केंद्रक, ये केंद्रक है, इस सेल बॉडी में एक केंद्रक होता है, ठीक है, विद्यमान होता है। तो आप अवश्य ही ए को मिला देंगे आप थर्ड से। सफेद पदार्थ यानी माइलन शीथ, ये माइलन शीथ से ढका होता है। तो आप सफेद पदार्थ को
माइलिन शीट से ढके हुए बड़े रेशों को मिला सकते हैं। न्यूक्लियल यानी कि सेल बॉडी के समूह का रेशा। ठीक है, अब ग्रे मैटर यानी कि कोष्ठक या सेल बॉडी या छोटे रेस्टर। ठीक है, तो इस आधार पर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन सही होता है वह सही होता है डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें तो कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी कि टीएटी थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टीएटी को ने तैयार किया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि टीईटी एक प्रक्षेपित परीक्षण है जो व्यक्तित्व मापने की संस्कृत मुक्त परीक्षण माना जाता है। यानी कि जितने भी प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं वो लगभग संस्कृत मुक्त परीक्षण होते हैं। और टीएटी जो कि मरे मॉर्गन द्वारा बनाया गया, जिसमें कुल 31 कार्ड होते हैं जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन करते हैं, तो अवश्य ही इस प्रश्न का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो नया चश्मा लगाने के बाद हम थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं और सिर घूमने लगता है। 1-2 दिन हम सहज हो जाते हैं, 1-2 दिन में हम सहज हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप देख सकते हैं प्रात्यक्षिक अनुकूलन विकल्प में दिया हुआ है, प्रात्यक्षिक अधिगम, प्रात्यक्षिक अस्थैर्य, प्रात्यक्षिक अवयवी। ठीक है, यानी कि आप परसेप्चुअल एडाप्टेशन की बात करें या परसेप्चुअल लर्निंग की बात करें, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी की बात करें या ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो लर्निंग तो हो नहीं सकता है, कंसिस्टेंसी यहां नहीं होगा। तो इस आधार पर हम देखें तो ऑप्शन ए यानी कि अनुकूलन क्या होता है कि जो हमारी आंख होती है या रेटिना होता है या सारी चीजें क्या होता है उस चश्मे के साथ धीरे धीरे अपने आप को अनुकूलित कर लेती हैं, जिसके आधार पर हमें 1-2 दिन में सहजता महसूस होने लगती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करें तो वर्ग निर्माण यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन व्यक्तियों में समान उद्देश्यों के कारण साथ रहने की इच्छा के कारण होती है। यानी कि किसी समान उद्देश्य के कारण ही वर्ग निर्माण होता है, तथापि व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, रुचि और अभिवृत्ति की भिन्नता के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तियों के अंतर में योगदान नहीं करते हैं? ठीक है, अभिवृत्ति एवं रुझान, रुचि, बुद्धिमत्ता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति वातावरण। चूंकि आप जानते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, व्यक्तित्व भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभिवृत्ति चूंकि अभिवृत्ति सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ वातावरण है तो भिन्न भिन्न वातावरण भी परिवर्तन व्यक्तित्व में, बुद्धिमत्ता में आप जानते हैं कि बहुत ही बुद्धि और ये वातावरण दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, तो अवश्य ही वातावरण भी होगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन सबसे अधिक सही प्रतीत होता है वह ऑप्शन ए सही होता है, यानी कि अभिवृत्ति, रुचि और रुझान। आप जानते हैं कि रुचि या रुझान के कारण एक तरह की अगर रुचि या एक तरह का रुझान हो तो उसके आधार पर वर्ग निर्माण संभव होता है। अगले प्रश्न पर बात करें, लघु अवधि स्मृति अपेक्षाकृत होती है। लघु यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की जा रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की अपेक्षाकृत होती है, यानी कि इसके बारे में सूचना की छोटी संख्या, ठीक, 7 पदों का समुच्चय करीब 30 सेकंड तक, काफी बड़ी संख्या, इसको तो काट दीजिए, कम संख्या में सूचना 1 से 2 मिनट, बड़ी संख्या 1 से 2 मिनट। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखें तो आप जानते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वह लगभग क्या 20 से 30 सेकंड की होती है, और इसकी जो क्षमता होती है आप जानते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि इसका जो क्षमता होती है 7 ± 2 होती है। इस आधार पर अगर आप इन व्याख्याओं के आधार पर देखें तो अवश्य ही ऑप्शन ए
सही होता है जिसमें छोटी संख्या होती है, 7 पदों का समुच्चय और लगभग 30 सेकंड तक इसकी अवधि होती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर विचार करें। तो एक व्यक्ति को 2, 4 और 6 अंक दिखाए गए और उसे बताया गया कि ये अंक एक सरल नियम के पालन करते हैं। उस व्यक्ति को यह नियम खोजना है जिसके अंतर्गत ये अंक उत्तरोत्तर यानी कि ट्रिक पैदा करते हैं, एक तरह का नियम पैदा करते हैं। उसे यह भी बताना होगा कि ट्रिक नियम के अनुरूप है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के तर्क को क्या कहते हैं? आप जानते हैं कि जब हम तर्क की बात करते हैं तो आपको पिछले व्याख्यानों में हमने विस्तृत रूप से समझाया है कि ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिदम 2 तरह की समस्या समाधान की विधियां बताई गई हैं, जिसमें ह्यूरिस्टिक क्या होता है, रूल ऑफ थंब होता है, किसी नियम को नहीं मानता है, और एल्गोरिदम होता है वह एक निश्चित नियम या गणितीय नियम के आधार पर चलता है, जिसमें समय तो लगता है लेकिन समाधान की गारंटी देता है यह नियम। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इसमें 2, 4, 6 एक निश्चित नियम के आधार पर ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, उत्तरोत्तर ठीक हो रही है। तो अवश्य ही आप इस नियम का अगर फॉलो करें तो वो एल्गोरिदम विधि यानी कि गणितीय विधि होगा। इस ऑप्शन में इस आधार पर ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि एल्गोरिदम मेथड, गणितीय मेथड। अगले प्रश्न पर चलें तो एक क्लिक की आवाज होने पर यदि क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि एक क्लिक के आधार पर, आप जानते हैं कि जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग चल रहा था स्किनर द्वारा, तो उन्होंने शेपिंग कराया था। एक शब्द होगा आप शेपिंग। शेपिंग में उन्होंने चूहे को सिखाया कि जब कट की आवाज होगी तो जो पॉट है उसमें उसके लिए भोजन आ जाएगा। तौर पर भोजन की एक गोली या टिकिया दी जाती थी। तो इसमें क्लिक क्या है? ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि ये क्लिक क्या है? अनुकूलित पुनर्बलन है, अननुकूलित पुनर्बलन, प्राथमिक पुनर्बलन या द्वितीय पुनर्बलन। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, यानी कि ये कंडीशनड रीइंफोर्समेंट है या अनकंडीशनड रीइंफोर्समेंट है या प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है या सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि भोजन क्या है? भोजन एक अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, लेकिन भोजन के पहले क्या दी जा रही है? क्लिक की आवाज। तो वह अवश्य ही क्या होगी? कंडीशनिंग स्टिमुलस होगा। क्योंकि यहां पुनर्बलन की बात की रही है, किया जा रहा है, तो कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट होगा। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा ए, यानी कि एक कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, उसके बाद उसे अनकंडीशनिंग पुनर्बलन मिल रहा है, यानी भोजन मिल रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलें कि बुद्धिमत्ता की संरचना का मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप जानते हैं एसआई मॉडल का नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही फेमस मॉडल, जिसे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो न्यू स्पीयरमैन ने फैक्टोरियल इंटेलिजेंस की डाली थी, उसको इन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि बुद्धि की संरचना क्या 180 कारकों से होती है, और उसे इन्होंने 3 आयामों में दिया। आप बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत सिद्धांत अगर आप कहें तो इन 3 आयामों के साथ इन्होंने बुद्धि की संरचना की व्याख्या की। किसने की? तो आप अवश्य ही बता सकते हैं कि जेपी गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि की एसआई मॉडल दिया गया, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन होगा। अब अगले प्रश्न पर बात करें, और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर आप गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत को पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखा है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको समझाया गया है, सरल शब्दों में पूरे सिद्धांत की व्याख्या की गई है। उसके साथ ही साथ आप अगर चाहें तो पूरी बुद्धि के सिद्धांतों की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर संरचना, बुद्धि की संरचना
किस तरह से हुई है, बुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से सिद्धांत डेवलप हुए हैं, वो सभी चीजें आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें गिलफोर्ड का बुद्ध सिद्धांत की भी विस्तृत व्याख्या की गई है, अलग अलग वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप अवश्य ही वहां जाइए, या तो आपको इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहां पर जा सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न पर बात करें तो परिवर्धित NEO यानी कि NEO नियो व्यक्तित्व तालिका में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि नियो पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसे बिग 5 थियरी भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बिग 5 थियरी भी कहा जाता है, जो कि 5 तरह के सील गुणों यानी कि बड़े सील गुणों, बिग सील गुणों को के आधार पर व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करता है, जिसे मैक्रेयन कोस्टा ने डेवलप किया है, जो कि एक बहुत ही विस्तृत और विश्वसनीय और वैध इन्वेंटरी मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से 5 आयाम की चर्चा की गई है। तो अगर आप एक ट्रिक समझें नियो पाई का, तो ये 3 जो नियो लिखा हुआ है ये तीनों हैं, इसके अलावा 2 है। तो इन तीनों के आधार पर आप न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस 3 आपको मिल जाएगा। चूंकि इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आता है, आप देखेंगे कि परीक्षाओं में व्यक्तित्व से संबंधित बिग 5 थियरी, चूंकि बहुत ही लेटेस्ट थियरी है, अभी इसका R वर्जन इस समय प्रयोग में लाया जा रहा है, तो आप इस सिद्धांत को देख सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 5 ऐसे सील गुणों की चर्चा की गई है, जिसके आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की जाती है, जिसमें से न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, कॉन्सिबलनेस और एग्रीबलनेस 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसमें से आप अगर मिलाएं तो आपको इसमें न्यूरोटिसिज्म मिल जाएगा, यानी कि न्यूरोटिसिज्म है बहिर्मुखता है और क्या है, कॉन्शियसनेस, ये तीनों मिल जाएगा। चूंकि मनस्तापी नहीं है, तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो बिग 5 थ्योरी के अंतर्गत आयाम नहीं है। इसके जो 5 आयाम हैं वो 3 आपने देख लिया, इसके अलावा एक एग्रीबलनेस है और एक ओपननेस। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यान या प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी, क्योंकि यह यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न हैं, जिस पर हम लोग विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न के हर पहलू पर बात कर रहे हैं, जिससे आप स्पष्ट ही बहुत सारे क्वेश्चन, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चनों को आप हल कर सकेंगे और विभिन्न परीक्षाओं में आप अपनी क्वेश्चन पर पकड़ विकसित कर पाएंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मनोविज्ञान से संबंधित, अगर आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं या प्रश्नों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी सही दिशा में हो रही है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और चैनल पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आपका यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।